तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी पहली कविता है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, इसकी बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसको समझाने वाला हूं। न्यू वीडियो है 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बासी कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। ये एकलव्य स्टडी पॉइंट पे आपको सारी वीडियो एकदम लेटेस्ट मिलेंगी न्यू सेशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छा कर देगी। ठीक है, आपको बहुत आसानी से कविताएं समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो @क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप पे आ जाना। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम सारे नोट्स टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया करेंगे। और कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है मन में, तो एकलव्य स्टडी पॉइंट ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप अपना मैसेज भेज देना। तो आज की जो हमारी कविता है वो है देवसेना का गीत। ये आपकी पहली कविता है। इसी के अंदर एक दूसरी कविता भी आएगी, कार्नेलिया का गीत। दोनों की एक्सप्लेनेशन अलग है, मैं आपको एक ही वीडियो में दोनों कविताएं करवा दूंगा। तो देवसेना क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं बिल्कुल आसान भाषा में। ये देवसेना का गीत क्या कहता है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद का एक नाटक था। जयशंकर प्रसाद कौन है, इसके कवि हैं। तो एक नाटक लिखा था उन्होंने, स्कंदगुप्त। वो स्कंदगुप्त की कहानी से उठाकर ये आपकी कविता बना दी गई है। अब इसमें होता क्या है कि भाई आप थोड़ा इनके मेन पात्रों को समझो। एक तो स्कंदगुप्त है और एक तरफ देवसेना है। अब जो देवसेना है ये राजा बंधु वर्मा की बहन थी, एक राजा था, और ये प्यार करती थी स्कंदगुप्त से, एक राजा से। लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो प्यार करता था किसी और लड़की से जिसका नाम था विजया, धन कुबेर की बेटी। तो ये लव ट्रायंगल आप समझ लो। ये इसको प्यार करती है, वो किसी और को प्यार करता है। अब अगर वो इसको ज्यादा नहीं रिप्लाई देगा, है ना, और उसके साथ बिजी रहेगा, तो इसको तो दिक्कत होगी, ये तो रोएगी। और इसी का रोने का गीत है पूरा देवसेना का गीत। बहुत दुखद, एक कह सकते हो ना, दिल टूटने का दर्द है बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, यानी कि जो इसके भाई थे वो खुद अपने आप में एक राजा थे, छोटे मोटे आदमी नहीं थे। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पिता का हाथ सर से उठ गया था। अब देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्यार करता था। अब ये किसी और से प्यार करता था। और इसके पिता भी, जो लड़की थी, वो बहुत अमीर थे, राजा महाराजा थे। अब आप ये समझो कि ये तो ट्रायंगल सा बन गया। ये इसको भाव नहीं दे रहा है ना, और इसके पीछे लगा हुआ है। अब ये इसके पीछे पड़ी हुई है। तो इस वजह से देवसेना हो गई निराश। देवसेना को बहुत तगड़ा दुख पहुंचा और वो एक गीत गाती है, और इस गीत के माध्यम से प्रायश्चित कर रही है अपने अंदर की आग, जो अपने अंदर का दुख है वो जो जनता को, लोगों को बता रही है। और वो कहती है कि मैं इस भ्रम में जीती रही, अंत में उसे बहुत दुख होता है। वो कहती है पूरे जिंदगी मुझे बस एक भ्रम था कि कभी ना कभी स्कंदगुप्त मेरा होगा, लेकिन वो तो कभी हुआ ही नहीं, वो केवल एक भ्रम रह गया। तो इस गीत का भावार्थ क्या है। देवसेना अपने गीत के माध्यम से अपने मन के अंदर का दुख, प्रेम, निराशा और प्रायश्चित को व्यक्त कर रही है। जो वो प्रायश्चित करना चाहती है, जो उसने गलतियां करी हैं, जो वो प्यार में फंसी है, वो सारी चीजें देवसेना इस गीत के द्वारा आपको बताना चाहती है। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो भी बिल्कुल इजी और फन वे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं देवसेना का गीत। तो एनसीईआरटी की लाइनें उठाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसकी। ठीक है, यहीं आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अभी आपका जो पहला काव्यांश है ये क्या कहना चाहता है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो, देवसेना का आत्म दुख है, उसकी वेदना इसमें बताई गई है। वो कितना ज्यादा तंग, परेशान और दुखी है, वो पहले ही लाइन से बता रही है अपने बारे में। देखो, देवसेना कहती है कि मेरा पूरा जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ है। देवसेना कहती है मुझे जीवन में सिवाय दुख के और कुछ मिला ही नहीं है, सिवाय कष्टों के और कुछ मिला ही नहीं है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, और जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे ठुकरा दिया। किससे प्यार किया था, स्कंदगुप्त से प्यार किया था। उसने प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करा, उसने ठुकरा दिया। तो अब इसको बहुत ज्यादा दुख हो गया। सो वो कहती है मैं अपने यौवन काल में, यानी कि जब ये युवावस्था में थी, जब ये जवान थी जिस टाइम पे, तो वो भ्रमवश ये सब कर रही थी, प्यार में पड़ना, ये भ्रम के कारण। वो कहती है मेरी गलतियां हैं
जो मैंने ऐसा कुछ किया। तो देवसेना को अपनी नादानियों पर पछतावा हो रहा है। जो अपना जीवन का अच्छा खासा टाइम, जिस टाइम पे आप बहुत एनर्जेटिक रहते हो, वो अपने किसी के पीछे लगा दिया प्यार करते हुए, और वो प्यार भी मिला ना हो आपको, तो सोचो वो कितना दुख होगा, कितना प्रायश्चित होगा, कितना पछतावा होगा। तो अब वो क्या कहती है, आगे सुनो। वो कहती है, उसके दुख से दुखी होकर ये शाम भी आंसू बहा रही है, अर्थात वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। वो बैठे बैठे एक सिंबॉलिक बात कहती है कि देखो ये शाम भी मेरे दुख में रो रही है, यानी कि वो इस स्टेज में आ चुकी है, लड़ते 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 जीवन की इतनी समस्याएं उसने देखी हैं कि वो बहुत तंग है। और वो कहती है उसकी पूरी जीवन यात्रा में कोई उसके साथ नहीं है, वो बहुत सिर्फ अकेली है। तो आप कह सकते हो सिर्फ उसके आंसू उसके साथ है। सोचो कितने दुख की बात है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ मेरे आंसू मेरे साथ है, तो वो अपने आप में पता चल जाएगा भाई बहुत सैड है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह वियाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। अब इसमें दूसरे काव्यांश में समझते हैं कि देवसेना क्या कहना चाह रही है। तो देवसेना की मनोस्थिति वो इसमें बताती है। उसके मन की क्या स्थिति है भाई, ध्यान से समझो। देवसेना को अपने बीते पलों की याद आती है और वह सोचती है कि जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, वो सफल नहीं हुई। यानी कि प्यार में सक्सेसफुल होने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, कितनी बार प्रेम निवेदन किया जाके स्कंदगुप्त से, लेकिन मजाल है जो वो उसके पीछे आए और इसको यस कर दे, वो तो विजया के पीछे है। सो आज वही प्रेमी प्रेम निवेदन कर रहा है। अब एक समय आया जब देवसेना बहुत मूव ऑन करके आगे जा चुकी है, तब स्कंदगुप्त आ रहा है प्रेम निवेदन करने, क्या अब आप मेरी हो सकती हो, क्योंकि वो उसको नहीं मिली होगी तो अब इसके पास आ गया, तो कह रहे अब आप मेरी हो सकती हो। तो जीवन के दुखों से दुखी होकर देवसेना को ये प्रेम निवेदन बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कहती है कि मेरी पूरी लाइफ मैंने गुजार दी अकेले रहकर, रो रो कर, लास्ट समय पर जब मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूं, अब आप आके कहते हो कि आप मेरे हो जाओ, तो मैं नहीं हो सकती, मैं लुट चुकी हूं। मैंने जितना प्यार करना था मैंने अंधा प्यार किया, वो सक्सेस नहीं मिली मुझे, अब आप यहां से जाओ, ये सब मत करो। तो वह खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखती थी। आज तक कभी किसी से प्रेम नहीं किया देवसेना ने, अकेले रहना पसंद किया। अपनी आशाओं को वो बावली कहती है। आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस ही मारती हैं इंसान को। सो आप कभी किसी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। अब देवसेना भी तो कितना कुछ एक्सपेक्ट करती थी कि वो प्यार करती है तो उसे भी वापस प्यार मिलेगा, पर वो सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो नहीं मिलना भाई कभी किसी को। तो ये सारी चीजें हैं। और वो कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब उसने इनकार कर दिया, अब आज मुझे उसकी जरूरत नहीं है तो अब वो प्रेम का निवेदन कर रहा है यहाँ पे आके। तो ये कोई बात थोड़ी होती है। तो अगर अब मैं उसके प्रेम निवेदन को मान लूंगी तो अपने जीवन भर की जो मैंने तपस्या करी है, ये कमाई तो मैं खो दूंगी ना अपनी, जो मैंने खुद को बचाए रखा लोगों से। तपस्या ही तो है ना ये एक तरीके से, कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ी, अकेली रही, अकेलापन रहा, रोई, आंसुओं ने मतलब इतने आंसू बहाए उसने। फिर है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लड़ाई, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब ये आखिरी काव्यांशों में देवसेना और ज्यादा रो रही है। और अब ये क्या कहती है, देवसेना का जीवन वो बताना चाह रही है कि कितना संघर्ष से भरा हुआ है। देवसेना का जीवन दुखों में डूबा हुआ है। वो जानती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको पता है, लेकिन उसने हार कभी नहीं मानी। याद रखना, देवसेना ने कितने ही दुख झेले पर कभी हार नहीं मानी। और देवसेना की आंतरिक स्थिति कैसी है, दुखों में डूबी हुई जिंदगी है। खुद को वो कमजोर जानती है, पता है कमजोर है, लेकिन हार नहीं मानती, संघर्ष लगातार कर रही है। ये उसके अंदर की वो हिम्मत है जो उसको आगे बढ़ाए रखती है। तो अंत में वो सभी संसार वालों को संबोधित, यानी कि इस दुनिया को बुलाते हुए वो क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। हे संसार, इस प्रेम को वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती और मैं मन ही मन लज्जित हूं। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। ये जो लास्ट टाइम पर आकर मेरे को बोल रहा है कि मेरा प्रेम निवेदन ले लो, तो मेरे को नहीं चाहिए। इस प्रेम को आप संभालो, मेरे को जरूरत नहीं है। मैं बहुत दुख संघर्षों में पली बड़ी हूं। मैंने अपने पति को खोया है, मैंने अपने पिता को खोया है। वो कहती है
है ना, और अपने भाइयों को खोया है, बहनों को, परिवार को खोया है। तो मेरे लिए ये दुख बहुत बड़े हैं और मैंने बहुत प्यार किया था इससे, लेकिन उसने क्या किया, जिस टाइम पे मुझे उसकी जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं था। अब आज वो मेरे पास आ रहा है जब मैं अपनी तपस्या में इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपका इस कविता का जो पहला पार्ट है यानी कि देवसेना का गीत, वो मैंने आपको करवा दिया। तो कमेंट करो भाई, अभी सेकंड पार्ट भी यहीं करवाऊंगा, जब तक कमेंट्स करो, भर दो, बताओ जल्दी से कि अभी तक कहानी अच्छे से समझ में आ गई है, यहाँ कोई कमी या कोई दिक्कत लग रही है, कमेंट्स में लिख देना। अगला जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है कार्नेलिया का गीत। अब देवसेना तो अलग कैरेक्टर था, कार्नेलिया का कैरेक्टर अलग है, ये अलग लड़की है, देवसेना अलग लड़की थी। सो समझा देता हूं कि इसमें आएगा क्या। देखो भाई, ये भी कविता जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखी है और ये भी एक नाटक से ली गई कविता है और इसके नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त नाम का एक नाटक है, वहां से ये कविता उठाकर आपके सिलेबस में डाल दी गई है। तो कार्नेलिया कौन है, ये जो टाइटल है कार्नेलिया का गीत, ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट जो राजा था, तो उसकी ये सेनापति की बेटी थी। और इसमें कार्नेलिया जो है वो भारत देश के बारे में बताती है, जो भारत देश की नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता, और जो भारत देश के लोग हैं उनके बारे में ये कार्नेलिया हमें बताने की कोशिश करेगी। और कार्नेलिया जब यहाँ थी तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो एक राजा थे उससे प्यार करती थी और उसे भारत देश बहुत प्यारा लगता है। जब कार्नेलिया इस बारे में लिख रही है गीत में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के बारे में ही बता रही है हमें कि उनके अकॉर्डिंग भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं जो उनको नजर आई, जो उनके यहाँ के जो एक्सपीरियंस रहे लोगों के साथ। ठीक है, तो देखो भाई ये कार्नेलिया कौन है, मैंने आपको बता दिया है, सेल्यूकस की बेटी है, सिकंदर के सेनापति। तो ये लाइनें हैं इस कविता की। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। ठीक है, ये सारे के सारे जो अगर मैं आपको बताऊं अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये सारी की सारी लाइनें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरी कविता में कार्नेलिया के गीत में यही उसने बताने की कोशिश करी है हमें। तो एक बारी इसकी लाइनें पढ़ लेते हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंबले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। ये चंद्रगुप्त नाटक की लाइनें हैं, कार्नेलिया का गीत है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनती है मैं आपको बता देता हूं बहुत आसान भाषा में। हमारा देश भारत लालिमा और मिठास से भरा हुआ है। जब आप देखोगे आसमान में सूर्य की लालिमा जब होती है तो वो दृश्य अपने आप में बहुत मनोहर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग मिठास से भरे हुए हैं। यहाँ सुबह का सूरज उदय होकर पृथ्वी पर लालिमा बिखेर देता है। जब आप देखोगे सूर्य उदय होता है तो सुबह सुबह पूरी पृथ्वी एकदम लाल लाल सी दिखती है। बहुत बढ़िया नजारा होता है जो वो मॉर्निंग का होता है। और इस देश में तो अनजान लोगों को भी एक सहारा मिलता है। जब आप बाहर निकलोगे आपको पता चलेगा लोग कैसे जो भाई एक दूसरे को जानते नहीं है, अनजान है, उसको भी मदद करते हैं। जो भारत के लोग हैं, हमारे जो इंडियंस हैं, और यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं कि अनजान लोगों को पनाह तक भी दे देते हैं। अगर किसी का अपना घर बार ना हो, कोई भटक गया हो, तो लोग उसकी मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो भारत देश लालिमा, मिठास, सहारा और पनाह की भूमि है। हमारा देश एक ऐसी जमीन पर हम यहाँ पे रहते हैं जो हमारी मातृभूमि है। यहाँ पर लालिमा, सुबह की जो सूरज की किरणें हैं, यहाँ के लोगों की मिठास, जो एक दूसरे के प्रति इज्जत, एक दूसरे को सहारा देना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी खास बात है जो मैंने आपको यहाँ तक बताई है। भारत हमारा घर। अब अगर थोड़ा आगे लेकर चलूं तो भारत की हरियाली से भरी जमीन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। यानी कि सूर्य की किरणें पता है कैसे लगती है, जैसे कुमकुम सा बिखरा हुआ हो चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि वो इतनी लाल लाल सी किरणें होती हैं जो बहुत
देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। जो वो खूबसूरती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस व्यू को आप केवल देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर है, सुबह के समय पक्षी अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष के जैसे पंखों को फैलाए हुए सुगंधित वायु के सहारे पूर्व दिशा की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि जो सुबह के नजारे में जब आप पंछियों को देखोगे, उनके 7 रंग के अलग अलग आप देखोगे ना, रंग बिरंगे से उनके पंख होंगे और उनके अंदर एक इतनी एनर्जी है, वो पूर्व दिशा की ओर उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे। उनको भारत ही अपना घर लगता है। ठीक है, तो ये भी एक नजारा है जो कार्नेलिया ने देखा होगा कि भाई पंछी इधर से उधर जा रहे हैं और वे जिस ओर मुंह किए हैं उसी को अपना घर समझ रहे हैं। यानी कि भारत को ही वो अपना घर मानते हैं। ठीक है, भारत देश को ही वो पक्षी अपना घर मानते हैं। उनको यही देश अपना लगता है, अपनापन महसूस होता है उनको। और भारत एक विशाल हृदय वाला देश है। हमारे यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। सो कार्नेलिया जब देखती है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि यहाँ सूर्योदय के समय सरोवरों में कमल के फूल खिलते हैं। जब सुबह के टाइम सूरज उगता है तो जो तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, वहां कमल के फूल खिले हुए बहुत शानदार लगते हैं, जो आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर वो नजारा होता है। और सूर्योदय के समय कमल के फूल खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। आप देखो चारों तरफ कमल के फूल इतने सुंदर लग रहे हैं और सूर्य की किरणें जब इन पर पड़ती है तो मानो वो सूर्य की किरणें इनके ऊपर डांस कर रही हो, ऐसा लगता है। और यहाँ भारत देश का सारा जीवन बहुत सरल है, सिंपल है। मन को सुकून मिलता है जब आप भारत देश के बारे में कुछ देखते हो, जब ये सब नजारा आपको देखने को मिलता है। तो भारत एक विशाल हृदय वाला देश है। हमारे यहाँ के लोग जो है वो बड़े दिल वाले हैं। उनको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, उनको अच्छा लगता है दूसरों की सपोर्ट करना। फिर है भारत हमारा घर। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो भारत की हरियाली से भरी जमीन पर आप देखो चारों तरफ खेत खेत हैं। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कोई मंगल सा कुमकुम किसी ने बिखार रखा हो, जो मैंने आपको पीछे बताया। और इंद्रधनुष वाली लाइन भी मैंने आपको पीछे बताई कि पंछी कैसे ईस्ट की दिशा में उड़ते हुए आगे जाते हैं, अपना घर समझते हैं, भारत ही उनको अपना घर लगता है। ये लाइनें पीछे की मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा भारत की विशेषताएं और समझेंगे जो कार्नेलिया को समझ में आई है। कार्नेलिया कहती है भारत के लोगों के जो आंखें हैं वो हमेशा प्यार और करुणा से भरी हुई हैं। आप इन लोगों के चेहरे देखो, आपको चेहरों से ही मासूमियत दिखेगी कि हाँ भाई हमारे यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं। यहाँ के लोगों की आंखों में दूसरे लोगों के लिए करुणा का भाव रहता है। हम हमेशा दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को सहारा, दूसरों को मदद देते हैं। और कार्नेलिया प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि जब सुबह के टाइम उसने देखा, सुबह सुबह का जो नजारा उसने देखा कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते हैं, यानी कि जो तारे सारी रात टिमटिमाए हैं, वो एक समय बाद ऐसा लगता है कि अब तारों को भी नींद आ रही है। जब सुबह का समय आता है तब जो सुबह है, यानी कि जब मॉर्निंग होती है, तो उषा रूपी नायिका, अब यहाँ मॉर्निंग का मानवीकरण किया गया है। यानी कि एक मॉर्निंग को बताया गया है कि कोई स्त्री है, वो आती है और जब वो स्त्री आती है तो वो एक कलश लाती है अपने साथ। वो कलश सूर्य है, जो जब सुबह मॉर्निंग होती है तो सूर्य आता है ना, और जब उसको जब ऐसे मतलब लुढ़का देती है तो मान लो मॉर्निंग यानी एक वो स्त्री है जिसको इमेजिन किया जा रहा है, वो अपने साथ कलश लाई है। कलश यानी सूरज, उसको लुढ़का दिया, उसका जल यानी कि सूर्य की किरणें। सो सिंपल सी बात है, वो नज़ारा देखते ही बनता है। यानी कि सुबह सुबह क्या होता है, भारत के लोग बहुत सुखी दिखते हैं, बहुत खुशहाल दिखते हैं। लगता है कि मानो हाँ लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, दूसरे लोगों की भी मदद करने को तैयार है। ठीक है, तो ये कार्नेलिया का गीत है और एक तरफ जो मैंने आपको बताया देवसेना का गीत है। दोनों को लिखने वाले का नाम जयशंकर प्रसाद है, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। अब जब आप मान लो पेपर में जाओगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, भाई देवसेना कौन है, उसके दुख और वेदना का कारण क्या है। तो आई होप इसको आप आराम से बता पाओगे कि भाई ये देवसेना है, ये रीजन है, इस वजह से वो दुखी रहती थी। ठीक है, इसके अलावा देवसेना अपनी आशा को बावली क्यों कहती है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो देवसेना से तो ये क्वेश्चन बनते हैं। कार्नेलिया का गीत, अगर यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं ना, तो कविता तो आपको समझ में आ गई होगी। भाई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ से आता है कि भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कार्नेलिया के क्या विचार थे, कार्नेलिया ने क्या क्या बताया, अरुण या मधु में देश हमारा, और कैसे अनजान को एक सहारा मिलता है। ये सारे प्रश्न बहुत बेसिक से आपके बनते हैं।
और आई होप अब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे, कोई ज्यादा दिक्कत अब आपको आएगी नहीं। ठीक है, अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हो, पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, फीडबैक लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज्यादा से ज्यादा एकलव्य स्टडी पॉइंट जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ एंड वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।